ठीक है, इसके जो बेसिक थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी इसके अंदर इश्यूज हैं, क्वेश्चन हैं, जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस स्टोरी में से, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी, तो स्क्रीन शेयर हो गई है स्टूडेंट सबको? स्क्रीन शेयर हो गई है, मैसेज करके बता दें। चलें जी, ठीक है, इसी को डिस्कस करना है। द मूविंग फिंगर बाय एडिथ वार्टन, फीमेल राइटर है ये। कल हमने इसकी लाइफ हिस्ट्री और इसकी अचीवमेंट्स और इसकी फेमस बुक्स, फेमस वर्क्स, इसके अवार्ड्स और इसकी जो यूँ कहें जो सिबलिंग्स हैं या इसकी जो मैरिजेस वगैरह हैं, जो इसके फ्रेंड्स से लिटरेरी, उनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। जी, ये वही जो है वो दोबारा बायोग्राफी दी हुई है थोड़ी सी, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ। 20 जनवरी 1862 न्यूयॉर्क सिटी, पुलिट्जर प्राइज विनर है, अमेरिकन नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ डिज़ाइनर। Her novels and short story reflect her concern for the status of women। आम तौर पर इस दुनिया के अंदर आज तक तकरीबन 90% जितनी भी फीमेल राइटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं ये ज़रूर कंसर्न रहा है जो वुमेन स्टेटस है उसके मुताबिक। वुमेन स्टेटस को सभी, इवन पाकिस्तान के अंदर भी जितनी जो फीमेल राइटर हैं वो इस चीज़ को उजागर करती हैं कि कैसे जो है वो फीमेल स्टेटस को जो है वो अपब्रिंग किया जाए, कैसे जो है वो इसको मज़ीद अचीवमेंट्स जो है वो दी जाएं। शायद कुछ लोग जो हैं वो इस दुनिया के अंदर, या बहुत सारी ख़वातीन इस दुनिया के अंदर ये समझती हैं कि उनको उनके राइट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं दिए जा रहे। तो इसने भी बहुत सारा जो है वो लिखा, फिर भी इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स को इसने कवर किया, सिर्फ यही नहीं है। Wharton's interests include women being trapped by social circumstances that they have no control over। अच्छा, ये बात आपको बता दूं कि इवन इंग्लैंड में भी ये तकरीबन 19th सेंचुरी के एंड पर 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक जो फीमेल्स थी, जो वेमेन थी, इनको कुछ सोशल राइट्स नहीं थे। अगर आपको याद हो तो इससे पहले आपने सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो एक नावल पढ़ा है, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जेम्स हिल्टन ने जो लिखा हुआ है। इसके अंदर जो मिस्टर चिप्स था वो ख़वातीन को, वो फीमेल्स को, वेमेन को पसंद नहीं था करता, क्योंकि उस दौर के अंदर ये यूँ कह लो कि ये एक ट्रांजिशन जो है वो आ रही थी कि कैसे जो है वो ख़वातीन को इनके जो राइट्स हैं, फीमेल राइट्स जो है वो दिए जाएं। तो इस वजह से भी उसको पसंद नहीं था करता। और इससे पहले जो वहाँ पे वेमेन थी उन्हें जो वालदैन से, जो बाप से जो प्रॉपर्टी है उसकी विरासत भी नहीं थी मिलती, जायदाद का हिस्सा नहीं थी मिलता, जब तक वो शादी नहीं थी करती। शादी करती तो फिर वो खामद के साथ रिलेट हो जाती थी और वही जो है वो उसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो है वो लेता था। अदरवाइज़ अगर वो ऐसे रहेगी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। तो एक करें कि सोशली उनको जो है वो इन्फीरियर समझा जाता था इस हवाले से। तो ये बाद में फिर इसके हवाले से वो मूवमेंट्स हुई और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट ने जो है वो वेमेन राइट के ऊपर स्ट्रगल की, और आज उन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कहा जाता है कि वो इक्वली जो है वो राइट्स अवेलेबल करते हैं दोनों के लिए, मैन और वेमेन दोनों के लिए। लेकिन इससे पहले ऐसा होता था, क्योंकि ये इससे पहले की भी जो है वो राइटर थी, इसलिए इसने वेमेन राइट्स के बारे में लिखा है। द फैक्ट दैट चॉइसेस लीडिंग टू लिबर्टी और फॉरबिडन बाय सोसाइटी, इसकी वजह ये थी
कि औरतों को जो है वो आज़ादी उतनी नहीं थी और कुछ जो सोशल एक्ट थे वो औरतों के ऊपर बंद थे, मना थे। मेकिंग द चॉइस टू डू राइट थिंग्स इनएविटेबली लीड्स टू द एब्सोल्यूट एंट्रैपमेंट, और उनको जो है वो इस चॉइस के ऊपर ले आना कि जो वो मतलब करना चाहती हैं, जो वो चाहती हैं उनको जो है वो हासिल हो जाएगी। ऑपरेशन एंड मैटर्स इन्वॉल्विंग नॉट बीइंग एबल टू ब्रेक फ्री ऑफ सोशल सफोकेशन, यानी वो ये समझती थी कि औरतों को जो है वो घर में कैद कर दिया जाता है और वो सोशली जो है वो सफोकेटेड होकर रह जाती हैं, बाहर के मुआशरे से नावाकिफ़ रहती हैं और वो अपना रोल प्ले प्रॉपर नहीं कर पाती। इन मोस्ट ऑफ हर वर्क हर करेक्टर फील द नीड टू बेटर देयर लाइव्स। अपने जितने भी नावल्स हैं इसके या स्टोरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा में इसने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि कैसे जो फीमेल्स हैं इनकी जो लाइफ्स हैं उनको बेहतर किया जाए। दे ऑफन ड्रीम ऑफ बेटर सिचुएशन, और उनकी भी जारी बात है इस बात के वो ये समझती थी कि औरतों का भी इस बात के का ख्याल होता है, या ख़वातीन भी ये चाहती हैं कि वो भी अपना माशरे के अंदर एक मुनासिब जो है मुकाम और सिचुएशन उनकी भी हो। हर इंटरेस्ट आर एविडेंट इन द मूविंग फिंगर, और इसमें भी तकरीबन उसने यही कुछ जो है वो एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट आ गया जी इसका प्लॉट स्ट्रक्चर। इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन आई का वर्ड यूज़ किया, पेरिफेरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये, जिसमें नैरेटर समझ लें एक बंदा होता है जो सारी सारी कहानी या स्टोरी जो है वो सुनाता है, तो ज़्यादातर आई का वर्ड या फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। एक्सपोजिशन है इसके अंदर, द फर्स्ट पर्सन मिसेस ग्रैंसी डाइस। ठीक है, ये खातून है, एक बंदा है ग्रैंसी जिसकी 2 बीवियाँ हैं। ठीक है, ये आगे हमने स्टोरी को डिस्कस भी करना है थोड़ा सा। तो 2 बीवियाँ हैं, एक उसकी पहली बीवी जो है उसकी डेथ हो जाती है, वो थोड़ी रूड किस्म की थी, जिसका बिहेवियर इसके साथ मिस्टर ग्रैनी के साथ अच्छा नहीं था। थोड़ी जिसको हम आम जुबान में कह सकते हैं कि एरोगेंट थी, वो इस पे ओवर पावर करने की कोशिश करती थी, वो इसको कंट्रोल में करने की कोशिश करती थी मिस्टर ग्रैनी को, और जिस वजह से मिस्टर ग्रैनी जो है वो थोड़ा सा परेशान भी रहता था। उसकी डेथ के बाद इसने जो दूसरी शादी की उस लड़की का भी नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बस सिर्फ सेकंड मिसेस ग्रैनी ग्रैंसी जो है उसको नाम दिया गया, फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी एंड सेकंड मिसेस ग्रैंसी। We are given insight to the type of relation that had whereby she was always disparaging of him. Disparaging of him का मतलब है कि वो ऐसी थी जो हर वक्त उसके ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि हुक्म चलाना। हालांकि हमारे जो पेट्रार्चल सोसाइटीज़ हैं आमतौर पर पाकिस्तान की या दूसरे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनमें जो घर के अंदर जो रोब या दबदबा या कंट्रोल है वो जो है वो आमतौर पर मर्दों का ही होता है। ठीक है, तो मुझे इससे एक जो है वो लतीफ़ा याद आ गया। वो एक बंदा दूसरे बंदे से पूछता है, यार आपके घर से कभी जो है वो कोई इस तरह की आवाज़ नहीं आई कि वो आप लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा हो या कोई तलह कलामी हुई हो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान? तो कहता नहीं भाई, हमारे घर में ना कुछ चीज़ें मुख्तस हैं, तो इस वजह से हम अपनी अपनी जो है वो लिमिट्स में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं होता। तो बोलता है वो, तो दूसरा कहता है कि भाई वो हमें भी बता दो। कहता है घर में जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना ये मेरी बीवी करती है, और जो बड़े फैसले हैं वो मैं करता हूँ। तो कहता है छोटे फैसले, फॉर एग्जांपल कहता है छोटे फैसले ये कि घर कैसा होना चाहिए, कब हमने होटल जाना है कब नहीं जाना, कहाँ शादी पे जाना है नहीं जाना, बच्चों को किस स्कूल में दाखिल करवाना है, गाड़ी कैसी ख़रीदनी है, ठीक है, किसके यहाँ जाना है नहीं जाना, ये छोटे छोटे फैसले हैं ये जो है मेरी बीवी करती है। तो कहता है तुम्हारे फैसले कैसे होते हैं? कहता है मेरे फैसले ऐसे होते हैं कि इस साल अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा कि नहीं करेगा, पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने के कितने फ़ीसद चांसेस हैं, इस तरह के फ़ैसले मेरे फैसले होते हैं। तो यही ना एज अ होल देखा जाए तो उसने सारे के सारे फैसले तो बेसिकली उसी को दे दिए हुए हैं, तो फिर जारी बात है झगड़ा कहाँ से होना है। इन अ सेंस यहाँ पे भी अब ये इस तरह का जो है वो सिस्टम है कि यहाँ पे भी जो है वो ओवर पावर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी हमारे माशरे के अंदर चूँकि इस्लामिक सिस्टम है, फिर भी ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हैं, और यकीनन बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो भी उनका ख्याल रखते हैं। तो जो उसकी पहली बीवी थी ना वो ज़रा
एरोगेंट थी, ज़रा गुस्से वाली थी, रोब दबदबे वाली थी, वो बजाय इसके कि वो इसकी खातरदारी करती है वो इससे खातरदारी करवाती होगी। फिर राइजिंग एक्शन है, जस्ट व्हेन द रीडर थिंक्स दैट देयर इज नो लॉन्गर होप फॉर मिस्टर ग्रैंसी। अब जारी बात है उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई हुई थी कि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, जैसे जिसको कहते हैं बिट्रेयल ऑफ एक्सपेक्टेशन हो गई हुई थी, यानी उसकी सारी जो एक्सपेक्टेशन है बेचारे की बिखर चुकी हुई थी। He remarries and has a beautiful picture painted of his new wife। ये समझ लें स्टोरी की राइजिंग है, यानी जो दोबारा शादी करता है उसका जो पोर्ट्रेचर है वो बनाता है। अभी मैं आपको उसकी जो है वो प्रॉपर डिस्कशन भी बता देता हूँ। स्टोरी का जो यूँ कह लें कि जो शॉर्ट टर्म में जो स्टोरी है वो भी आपको बता देता हूँ। इसका क्लाइमैक्स इसका कब आता था? सेकेंड मिसेस ग्रैंसीज डेथ। जो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स इस स्टोरी का आता है कि जो दूसरी बीवी होती है उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड द जस्टिंग ऑफ द पेंटिंग टू मेक मिसेस ग्रैंसी ग्रो ओल्डर विद मिस्टर ग्रैंसी। और उस पेंटिंग की जो है एडजस्टमेंट कर दी जाती है कि उसको भी उस, हालांकि वो जो दूसरी उसकी बीवी थी वो लेस एजड थी, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था इनकी एज का। तो बाद में जो पेंटिंग बनती है उसमें उसको बूढ़ा करके दिखा दिया जाता है ताकि मिस्टर जो ग्रैंसी है उसके इक्वल एज में लगे। आल्सो मिसेस ग्रैंसी एंड क्लेडन अफेयर, ये भी इसका जो है वो कह रहे कि क्लाइमैक्स है। क्लेडन कौन था? ये बेसिकली मिस्टर ग्रैनी का दोस्त था और पेंटर था। ठीक है जी। 4 ही इसके अंदर करैक्टर हैं, इस स्टोरी के अंदर 4 करैक्टर हैं। एक फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी सॉरी, दूसरी जो है वो सेकंड मिसेस ग्रैंसी, तीसरा जो करैक्टर है वो मिस्टर ग्रैंसी, और चौथा जो करैक्टर है वो मिस्टर क्लाइडन। ठीक है, तो ये इन चारों के गिर्द जो है वो स्टोरी रिवॉल्व करती है, बेसिकली मिस्टर ग्रैंसी के गिर्द स्टोरी वाली। फॉलोइंग एक्शन एट द एंड क्या होता है, जिसको हम एंटी क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं। मिस्टर ग्रैंसी डाइज एंड द रियलाइजेशन दैट इट वाज क्लेडन हु एक्चुअली किल्ड हिम। और फिर उसे पता चलता है कि उसको मारने वाला कौन था? क्लेडन था, जो बेसिकली उसका दोस्त था। और डिनोमेंट मिस्टर ग्रैंसी लीव्स द पेंटिंग टू क्लेडन and Claydon alter it to return it into his original work. He puts it on the display with all his other treasures। क्योंकि वो पेंटर था तो वो पेंटिंग को दोबारा जो है वो मिसेस ग्रैंसी के पेंटर को पेंट करता है, उसको यंग दोबारा से बनाता है और उसको उसके कमरे से मिस्टर ग्रैंसी के कमरे से उठाता है और अपने कमरे में लगा देता है। ये तो है ओवरऑल इसका प्लॉट जो स्ट्रक्चर दी गई है। प्लॉट का होता ही मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन क्या है स्टोरी का जो है वो क्लाइमैक्स क्या है, एंटी क्लाइमैक्स क्या है, राइजिंग कहाँ से होती है, क्या वाक़या पेश आता है, कि ये सारा कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर एंटी क्लाइमैक्स के बाद इसका एंड होता है स्टोरी का। ये बेसिकली किसी भी स्टोरी या नावल या किसी प्ले का स्ट्रक्चर है। अब जो है वो करैक्टर्स एनालिसिस दिए गए हैं, इनको भी आपने देख लेना। द फर्स्ट मिसेस ग्रैंसी, अ हार्श वेन कंट्रोलिंग वोमन, सख्त थी और वो चाहती थी कि मिस्टर ग्रैंसी के ऊपर उसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो। दूसरा करैक्टर है इसके अंदर मिस्टर ग्रैंसी, ही लव्स इजीली, यानी ये था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नेचर में ये बात होती है कि उनके साथ जो भी कोई अखलास से बात करता है, जो भी कोई अच्छे रवैयों से बात करता है, वो इसकी इज्जत भी करते हैं और उसके बारे में खलूस भी रखते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं वो बहुत जल्द जो है वो यूँ कह लें कि दूसरों के बहकावे में भी आ जाते हैं, उनके खिलाफ को समझ नहीं पाते और उनसे मोहब्बत भी करते हैं। इस वजह से बाद वो धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ। ही लव्स इजीली, ही इज़ फेथफुल टू बोथ ऑफ हिज वाइफ, दोनों बीवियों से वफादार था। हिज सेकंड वाइफ ब्रॉट आउट द बेस्ट इन हिज करैक्टर एज ही ओनली रियली लिव्ड इन द शैडो ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। जब उसको पहली बीवी की उसकी डेथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था, लेकिन उसकी दूसरी बीवी ने आके उसको इस तरह से उसकी खिदमत, खातरदारी और उसके साथ वफा की। बेवफाई भी है, वो भी आगे बताएंगे आपको। तो चूँकि उस बेवफाई का तो उसे नहीं था पता, तो इस तरह से की कि वो बेचारा पहली बीवी का जो दुख है, जो गम है, वो भूल चुका हुआ था मिस्टर ग्रैंसी। ठीक है जी। तीसरा करैक्टर द सेकंड मिसेस ग्रैंसी, यानी दूसरी इसकी बीवी, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, खूबसूरत भी बहुत थी। हर करैक्टर इज पोर्ट्रेट एज इनोसेंट, यानी बहुत मासूम भी थी। However, she betrayed her husband by having an affair। लेकिन उसके खामद को उस वक्त सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब उसे पता चला कि इसका किसी के साथ अफेयर है।
और जो चौथा करेक्टर है वो है क्लेडन द पेंटर हु फेल इन लव विद द सेकंड मिसेस ग्रेंसी। उसी पेंटर की को जो है वो मोहब्बत हो गई इसकी मिस्टर ग्रेंसी की दूसरी बीवी के साथ। ही इज डिसीटफुल करेक्टर, धोखेबाज करेक्टर था ये। हु पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज मिस्टर ग्रेंसीज फ्रेंड, जो जाहिर करता था कि अपने आप को कि मैं तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, बट इन द एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ, और एंड पे यही उसकी मौत का सबब भी बना। जी आगे आगे इस स्टोरी की सेटिंग कहाँ पे ये सारा इंसिडेंट्स जो है वो हुआ है। द स्टोरी टेक प्लेस इन द सराउंडिंग वेयर द पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस ग्रेंसी इज सिचुएटेड। एक्चुअली उसका उसने जो सेकंड उसकी वाइफ थी, ठीक है, मिस्टर ग्रेंसी की जो सेकंड वाइफ थी उसका उसने पोर्ट्रेट जो है बनाया, पिक्चर उसकी बनाई पेंट की क्लेडन ने, और उसी के ही गिर्द ये बेसिकली सारी की सारी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती रही। मिसेस ग्रेंसी सिचुएटेड suggesting that she are the painting of जी उधर सामने आते हैं। She are the painting of her is the essential element in short story। बेसिकली वो यानी उसकी सेकंड वाइफ थी मिसेस ग्रेंसी, और उसके जो पोर्ट्रेचर था, उसकी जो तस्वीर थी या उसकी जो पेंटिंग थी जो क्लेडन ने बनाई थी, यही स्टोरी का जो है वो मेन इशू रहा था। पिक्चर इज फर्स्ट प्लेस इन द लाइब्रेरी। उस तस्वीर को सबसे पहले कहाँ रखा गया? लाइब्रेरी के अंदर। वो लाइब्रेरी जहाँ पे मिस्टर ग्रेंसी ऑलमोस्ट ज़्यादातर वक्त अपना जो है वहाँ पे गुजारता था बुक रीडिंग के अंदर। द पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस ग्रेंसी इल्यूमिनेटिंग इटसेल्फ स्टूडियस वॉल्स, तो उसकी जो दीवारें थी उनको समझ लें कि जो रोशन करने वाली चीज़ थी वो उसकी पेंटिंग थी, मिसेस ग्रेंसी की जो तस्वीर थी वो थी, यानी उससे उसको बड़ी राहत मिलती। लेटर वंस मिस्टर ग्रेंसी हैज़ फॉलन इल, बाद में वो बीमार पड़ गया। ही प्लेसेस द पोर्ट्रेट इन हिज स्टडी और एंड नियरिंग द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी क्लेडन प्लेसेस द पोर्ट्रेट इन हिज स्टूडियो। और जब स्टोरी एंड हुई तो वही पोर्ट्रेट, वही तस्वीर, वही पिक्चर क्लेडन ने उठा कर किधर लगा दी? अपने स्टूडियो के अंदर, जहाँ वो अक्सर पेंटिंग अपनी करके तो लगाता था। Among his other most valuable works, everything that occur in the story happen in and among these areas। जितनी भी स्टोरी है वो इसी घर के अंदर, इन्हीं जगहों के अंदर सारी की सारी जो है वो टेक प्लेस हुई। नेक्स्ट आ गया इसका मूड। द मूड ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी ऑफन चेंजेस एज इट इज रेड। जैसे जैसे ये पढ़ी जाती है इसका मूड जो है वो चेंज होता जाता है। शुरू में पैसिव मूड था, बहुत ही दुख भरा, क्योंकि उसकी पहली बीवी की डेथ हुई थी। वो बेचारा मिस्टर ग्रेंसी जो है वो परेशान रहता था। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता दूसरी बीवी उसकी ज़िंदगी में आई, मिसेस ग्रेंसी सेकंड वाइफ। तो उसने आके उसका जो एटमॉस्फेयर था घर का उसको चेंज किया, थोड़ा सा लाइवली एटमॉस्फेयर आया, घर के अंदर खुशी आई। तो वो पुराने जो गम थे, जो दुख थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड से उसने मिसेस ग्रेंसी ने आके वाश आउट करना शुरू किया, और वो आहिस्ता आहिस्ता उन दुखों से निकलना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो इसके अंदर जो पेंसिव मूड है वो कम हो जाता है, और फिर इसके अंदर जो है वो इंट्रिगिंग जो है वो मूड जो है वो आ जाता है। द मूड ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी ऑफन चेंजेस एट इट इज रेड इन द बिगिनिंग। इट इज़ फिल्ड विद ग्लूम एंड सजेस्ट। ग्लूम होता है परेशानी, दुख को कहते हैं। शुरू में परेशानी का आलम था, डिप्रेशन। देन एज मिस्टर ग्रेंसी री मैरीज, तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। इट क्रिएट्स अ हैप्पी एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर, उससे एक खुशगवार माहौल पैदा हो जाता है। वंस द सेकंड मिसेस ग्रेंसी डाइज, और जब दोबारा उसकी बीवी, जो दूसरी बीवी थी मिसेस ग्रेंसी, वो जब मरती है, इट पोर्ट्रेज एन अनहैप्पी एंड लोनली एटमॉस्फेयर। फिर उसके ऊपर दोबारा से एक नाखुशी का और तन्हाई का माहौल उसके ऊपर पैदा हो जाता है टुवर्ड द एंड। और एंड पे जब हम देखें, द मूड ऑफ द स्टोरी इज़ दैट ऑफ अ शॉक्ड अनएक्सपेक्टेड वन। और एंड पे बड़ा ही शॉक्ड है, क्योंकि वही क्लेडन जो उसका बेहतरीन दोस्त था, वही उसकी मौत की वजह बन जाता है। और अनएक्सपेक्टेड इस सेंस में है कि उससे ये तवक्को नहीं था कर सकता, और दूसरा ये उससे रिस्पेक्ट नहीं था कर सकता कि शायद क्लेडन का भी उसकी बीवी के साथ कोई
जो सेकंड वाइफ है उसके साथ कोई रिलेशन था या फेयर था, इसको तो इमेजिन भी नहीं था कर सकता, इसलिए उसके लिए ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड और शॉक जो सिचुएशन थी। नेक्स्ट आ गया जी, अब ये टाइटल मूविंग फिंगर क्यों दिया है इसको। द टाइटल द मूविंग फिंगर alludes to the expression the writing is on the wall। बेसिकली ये जो तहरीर है जैसे दीवार के ऊपर होती है, which means that the something is obvious, apparent or warning to danger। यानी ऐसी एक तहरीर जो हमें हर वक्त जो है वो बता रही होती है कि यहाँ पर जो ख़तरा है, यहाँ पर कोई सूरत हाल ख़राब है, जाहिर है, डेड श्योर है। ठीक है, Wharton gave the short story this specific title as Mrs. Grancy and Clyden had an affair and Mr. Grancy must have realized it because it was obvious। कि उसको पता होना चाहिए था कि मिस्टर क्लेडन और उसकी जो सेकंड वाइफ है इसके दरमियान रिलेशन, इनके दरमियान अफेयर है, लेकिन वो इस अनजानी, हालांकि हकीकत थी ये बात, लेकिन इससे वो बेखबर रहा, उसे पता ही नहीं चला। When Clayton painted her, he caught just the look she used to lift to mine when I came in। I have wondered sometime at this, knowing how she looked when she and I were alone। ये वो टेक्स्ट के जो रिमार्क्स हैं वो यहाँ पे कोट किए हुए हैं कि उन मिस्टर क्लेडन जो है वो उससे बात करता है या पोर्ट्रेट से जो है वो बात कर रहा होता है, तो ऊपर से जो है वो ये आ जाता है मिस्टर ग्रैंसी, लेकिन मिस्टर ग्रैंसी इन सारी बातों को सुन के भी अनसुना कर देता है, इस बात की तरफ जज नहीं करता कि क्या वाकई ही इन दोनों के दरमियान रिलेशन, इन दोनों के दरमियान कोई अट्रैक्शन या अफेयर्स है कि नहीं है, क्योंकि उसको भरोसा बहुत था दोनों पे ही, अपनी दूसरी बीवी पे भी और क्लेडन पे। अब आ जाता जी कॉन्फ्लिक्ट। स्टोरी के अंदर इशू क्या था, मसला क्या था। राइवलरी एग्जिस्ट, राइवलरी होता है मुखालफत, मुखालफत पैदा हो जाती है किन दोनों के दरमियान, मिस्टर ग्रैंसी एंड क्लेडन जो के दोस्त थे। द सेकंड मिसेस ग्रैंसी हैज बिकम एन ऑब्सेशन ऑफ बोथ। अब वो एक की बीवी थी, एक के साथ उसका अफेयर था, दोनों तो हालांकि क्लेडन को तो इस बात का पता था कि ये उसकी बीवी है, लेकिन जिसकी बीवी थी उसे तो नहीं था पता कि इसका किसी के साथ अफेयर है, लेकिन अपने तौर पर दोनों उसको अपनी अपनी जो है वो मलकियत जो है वो एक तरह से समझते थे। ये बेसिकली हर कोई अपना हक दोनों में से अपना उसके ऊपर राइट समझता था, तो ये बेसिकली मेन कॉन्फ्लिक्ट था। दे लव हर डियरली एंड इट बिकम्स अ कंपटीशन ऑफ हु वुड गेट द बेस्ट ऑफ हर। दोनों उनसे मोहब्बत करते थे उससे, एक की तो वैसे ही बीवी थी और एक का अफेयर था, दोनों ये साबित करना चाहते थे उसके ऊपर कि वो दोनों में से बेहतर किसको जानती है, यानी जो ज़्यादा उससे मोहब्बत करेगा। इस सेंस में दोनों के दरमियान आपस में एक कह रहे हैं कि जिसमें यूँ कह सकते हैं कि वाइट बी पॉसिबल उसको नहीं था पता इस बात का मिस्टर ग्रैंसी को, लेकिन क्लेडन को इस बात का पता था, तो वो जानबूझ के जो है वो इस बारे से मुकाबला रखता था। When she dies, the competition continues। Even उसकी मौत के बाद भी ये मुकाबला जारी रहा, but it now revolved around the painting। अब ये मसला सारा का सारा किधर, उसकी पेंटिंग के ऊपर हो गया। This story proves women were irrelevant in the competition। इससे ये भी पता चलता है कि इसमें औरतों की कोई अहमियत नहीं है। देखें, जब तक वो जिंदा थी तो ठीक है, अब वो पेंटिंग के ऊपर जो मतलब आपस में उन्होंने कंपटीशन डाला हुआ था, इट्स मीन औरत की तो कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू तो उस पेंटिंग की हो गई अब, ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें एक लेसन है कि आम तौर पर इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती कि किसी की फीलिंग्स को समझा जाए, किसी के एहसास को समझा जाए, उसके जज्बात को समझा जाए, उसकी वफा को समझा जाए, उसकी लॉयल्टी को समझा जाए, बल्कि ये दुनिया यहाँ पे लोग ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक सोच रखते हैं, उससे आने वाले फ़ायदे देखते हैं या उसकी खूबसूरती देखते हैं या उसकी जो फिजिकल चार्म है उसको देखते हैं। ये भी एक तरह से इसके अंदर जो है वो मैसेज है। But it now revolved around the painting. The story proved women were irrelevant in the competition between men as long as they got what they wanted। क्योंकि आमतौर पर मर्द हजरात जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। Mrs. Grancy is just an object that got passed from the one man to the other। तो वो बेचारी समझ लें कि एक पपेट बन गई कि हो सकता है कि मिस्टर जो क्लेडन था
वो यकीनन उससे जो है वो बहुत मोहब्बत करता हो, लेकिन वो बेचारी तो इस सेंस में मजबूर थी कि उसकी शादी उसके साथ हो चुकी हुई थी, वो इसको जो है वो रिवील भी नहीं थी कर सकती, लेकिन अपने तहत वो अपने हामद की खिदमत भी बहुत करती थी, उसकी इज्जत भी बहुत करती थी। इवन उसके आने से उसे फ़र्क भी बहुत महसूस हुआ कि पहली बीवी का मेरे साथ क्या रवैया था और दूसरी मेरी बीवी जो है वो कितनी अच्छी है। और इसके अंदर जो है वो एक जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हिपोक्रेसी का भी आ जाता है कि लोग दिखावा कुछ और करते हैं और प्रैक्टिकली कुछ और होते हैं। उसका जो उसके साथ रवैया था वो ज़ाहरी तौर पर बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से वो ज़ाहिर बात है किसी और के साथ जो है वो रिलेशन रखती थी, किसी और के साथ अफेयर रखती थी। ये भी एक थीम जो है इसमें से ज़ाहिर किया जा सकता है। क्लेडन आल्सो एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट विद इन हिमसेल्फ। क्लेडन के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या? When Mr. Grancy asked Clayton to adjust the painting to make Mrs. Grancy age with him, जब उसने क्लेटन को ये कहा कि मिसेस ग्रैंसी की पेंटिंग बनानी है, लेकिन इस तरह बनानी है कि उसकी एज मेरी एज जितनी लगे, यानी सेम एज के लगें। तो जारी बात है, ये चीज़ करना उसके लिए मुश्किल था। मुश्किल इस सेंस में था कि फिज़िकली तो वो कर सकता था, लेकिन उसका दिल इजाज़त नहीं था देता, क्योंकि वो इस एज की नहीं थी, वो खूबसूरत थी बहुत ज़्यादा, और जिसको हम कहते हैं कि इनोसेंट टाइप थी, वो उसके दिल में घर कर चुकी हुई थी। उसके लिए ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल था। He denies as he does not want to destroy his best work. उसको इनकार भी कर देता है कि मैं अपना जो काम है, इतना अच्छा काम है, ये नहीं करूँगा मैं इसको। However, he eventually agrees to do it as he knew it was the correct thing to do for Mr. Grancy, और बाद में इस बात पे मान जाता है कि कौन सा ये पेंटिंग मैंने अपने पास रखनी है, ये तो रखनी है ग्रैंसी ने, तो उसके लिए ठीक है उसी एज का कर दो। तो बाद में जब वो ग्रैंसी की डेथ हो जाती है तो वो दोबारा उसको चेंज कर लेता है। जी, इसके थीम्स क्या क्या हैं? सबसे पहला इसका थीम है एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट ट्रैप से वर्ड निकला है, यानी ट्रैप होता है फंदा लगाना, काबू करना, ठीक है। इसके अंदर किस तरह से एंट्रैपमेंट है? मिस्टर ग्रैंसीज फर्स्ट मैरिज वाज एन एग्जांपल ऑफ दिस। ही वाज ट्रैप्ड बाय हिज वाइफ। पहले वो अपनी बीवी के शिकंजे में था, बीवी से डरता था, वो बहुत डराती होगी, पता नहीं किस किस्म की होगी। हर ओनली कंसर्न वाज हर सेल्फ। तो वो समझ लें कि वो अपने साथ ही उलझी रहती थी हर वक्त। शी ओवर शेडोड हिम एंड ही हैड नो चांस टू ब्लूम और शो द पर्सन हर रियली इज़। यानी वो इस कदर परेशान था इस बात से कि वो किसी को बता भी नहीं था बेचारा सकता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। द सेकेंड मिसेस ग्रैंसी इज ट्रैप्ड बाय द कंपटीशन बिटवीन टू मैन। और जो दूसरी आई बेचारी, वो इन दोनों के आपस के मुकाबले के अंदर फंस गई। आइसोलेशन इसका दूसरा थीम है। मिस्टर ग्रैंसी फील्स अलोन इन हिज फर्स्ट मैरिज। पहली शादी के बावजूद वो अपने आप को अलोन फील करता था, फिर जब ये दूसरी उसकी बीवी की डेथ हुई उसके बाद भी अपने आप को अलोन फील करता था। मिसेस ग्रैंसी कुड बी कंसीडर्ड एज ओनली एन ऑब्जेक्ट बीइंग टॉस्ड अराउंड। तो मिसेस ग्रैंसी तो एक ऑब्जेक्ट था, वो कभी क्लैडन के पास और कभी इसके पास, एज इफ शी इज़ लिविंग इन आइसोलेशन अराउंड पीपल। तो इसके बावजूद वो समझ लें कि इन दो अफराद के होने के बावजूद भी वो समझ लें आइसोलेशन में थी, कोई उसकी सही फीलिंग को समझने वाला नहीं था, ना ही क्लेटन समझने वाला था, ना ही मिस्टर ग्रैंसी समझने वाला था। मिस्टर ग्रैंसी इज लोनली वंस मिसेस ग्रैंसी डाइज। अब ये इसकी डेथ होती है, दूसरी उसकी बीवी, तो फिर उसके लिए एक लोनसम एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो जाता है। ही हैज़ हर पोर्ट्रेट ऑल्टर्ड, और फिर उसका पोर्ट्रेट भी वो चेंज करवा लेता, अपनी एज के मुताबिक उसकी एज करवा लेता। राइवलरी है, मुकाबला है। द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिस्टर ग्रैंसी एंड क्लेडन एज एक्सप्लेन बिफोर। जैसे कि पहले भी हो चुका है कि सारा का सारा इन दोनों की राइवलरी पे है। जी, तो ये बेसिकली थी आज की स्टोरी। अब ज़रा मैं इसके क्वेश्चन जो हैं वो आपसे डिस्कस कर देता हूँ। फ़िलहाल जो हमने यहाँ तक ये आपने जो विजुलाइज़ किया है, अगर इसमें से कोई आपने क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें, ताकि मैं आपको फिर इसके जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं उनके हवाले से कुछ हम डिस्कशन कर सकें। जी स्टूडेंट्स। सर, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका टाइटल सिग्निफिकेंस, जी, मैंने देखा था कि पहले जब देखा था ना तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये लव ट्रायंगल इनका बता रहे हैं, और मूविंग फिंगर का
मतलब ये होता है कि वो ऐसी कोई चीज जो ऑर्डर देती है, बिल्कुल ठीक है। वो हर चीज को इसमें कंट्रोल में भी रखती इसमें भी ऐसे ही है कि लव ट्राइंगल बन चुकी हुई है। लव ट्राइंगल इस सेंस में कि जैसे ट्राइंगल में जो है वो 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, इसी तरह से इसमें भी ऐसे हो जाता है कि एक पोजीशन पे जो है वो सेकंड उसकी वाइफ मिसेस ग्रैंसी जो है वो खड़ी है, एक तरफ उसका रिलेशन जो अफेयर है वो मिस्टर क्लाइडन के साथ है, दूसरी तरफ वो मैरिड है इससे मिस्टर ग्रैंसी से, और मिस्टर ग्रैंसी और इसका जो क्लाइडन का रिलेशन है वो आपस में फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है। और दूसरा ये एक वार्निंग भी है, वार्निंग इस सेंस में कि एक आने वाले ख़तरे के मतलब वार्निंग है जिसको वो नहीं जान पा रहा। जी लेकिन सर ये देखे ना, उन्होंने कहा कि मूविंग फिंगर है, कि ऐसी चीज जो ऑर्डर दे रही है, कंट्रोल कर रही है। जी तो जी ऐसे ही है। साथ में उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि इस स्टोरी में जो सा मिसेस ग्रैंसी वो है, लेकिन इधर तो मिसेस ग्रैंसी विक्टिम नहीं हुई। मिसिस ग्रैंसी बेचारी विक्टिम ही है, कोई शक नहीं है, मिसिस ग्रैंसी विक्टिम ही है। वो बिल्कुल ऐसे एक ऑब्जेक्ट के तौर पर है जो टॉस्ट होती रही है, कभी इधर और कभी उधर। वो बेचारी अपनी फीलिंग किसी को बता ही नहीं सकी। लेकिन इसके साथ साथ जो 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 यहाँ पे फियर और डेंजर उसने एक्सप्रेस किया है राइटर ने, वो असल में उसने सारा बोझ जो है वो इस पर, इसके मेन जो करेक्टर था यानी मिस्टर ग्रैंसी, उस पर डाला है कि जो आने वाले खतरे को भांप नहीं सका, जो अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को देख के समझ नहीं सका। जी हाँ ठीक है सर। और कोई आप में से क्वेश्चन करना चाहता है? फिर लेकिन अगर हम अलहदा से मूविंग फिंगर को देखें कि मूविंग फिंगर का क्या मतलब है, एक जगह वैसे उन्होंने लिखा नहीं स्टोरी नहीं, में। मैं बताता हूँ। मूविंग फिंगर्स का बेसिकली जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को रीड कर रहे होते हैं ना, ठीक है, किसी बुक के अंदर आप कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो बुक के अंदर रीडिंग करते हैं तो आपकी फिंगर एक एक वर्ड से अगले वर्ड, उस वर्ड से अगले वर्ड की तरफ, या एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब जो है वो किसी रीडिंग को पढ़ना है, या जैसे हमारी नज़र उन वर्ड्स के ऊपर मूव करती है, ऐसे जब हम किसी चीज़ की थारो रीडिंग करते हैं तो बात का हम फिंगर ऊपर रखते हैं। या अब हम आज का जो दौर है वो तो नहीं था, ये जारी बात है कि कब की लिखी हुई है, उस वक्त ज़्यादातर बुक रीडिंग की थी, आज भी बुक रीडिंग है खैर, लेकिन जब आप ज़्यादा कंसंट्रेट करके रीड करते हैं या आप इस तरह से रीड करते हैं कोई लाइन आगे पीछे ना हो जाए, तो उस सूरत में लोग जो है उनको अटेंटिव रीडिंग के लिए जो है उसके ऊपर फिंगर रख लेते हैं। ठीक है, वो फिंगर जो है वो आपको शो कर रही होती है कि जो आप जो पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी मूविंग फिंगर का यही है कि जो उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट था वो उसको प्रॉपर रीड नहीं था कर पा रहा मिस्टर ग्रैंसी। जी ओके सर। और कोई भाई आप में से दूसरे? अच्छा जी, अब अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स जो है वो ओपन करें ताकि इसका जो है हम क्वेश्चन जो है वो देख सकें। बुक का पेज नंबर 5 जो है वो ओपन करना है आप लोगों ने। है पास सभी के कि नहीं? अगर नहीं तो मैं वैसे ही क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चले, और क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर देते हैं। तो क्या लिखना तो आप लोगों ने है बुक्स सभी के पास? कोई रिस्पांस नहीं? अच्छा जी, एक ने कहा है यस सर, जी सर, और नो सर। अच्छा चलें, फिर भी मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन ताकि उसको डिस्कस हम कर सकें। पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर ग्रैंसी इन द स्टोरी द मूविंग फिगर। अब इसमें मिस्टर ग्रैंसी का जो है वो आपने करैक्टर लिखना है कि, और करैक्टर जब भी लिखते हैं ना तो हम आम तौर पर ये समझते हैं कि करैक्टर के बारे में सिर्फ उसकी आपने जो है वो
फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बता देंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस खाली एक एस्पेक्ट है उसका, ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर करैक्टर रीडिंग नहीं होता। तो मुकम्मल तौर पर करैक्टर रीडिंग है अगर हम उसकी जो हैबिट्स हैं वो भी देखें, उसकी जो नेचर है वो भी देखें, उसके अंदर कौन कौन सी गुड्स हैं, कौन कौन से ईवल्स हैं, उनको भी मेंशन करें, तो फिर वो बेहतरीन जो है वो करैक्टर है। फिर उसकी आइसोलेशन, उसकी अचीवमेंट्स और उसकी जो है वो यूँ कह लें कि जो उसके ऊपर जो सारोज हैं, उसके ऊपर जो हैप्पीनेस है, इनको भी एक्सप्रेस किया जाता है। उस सूरत में जाके कि ये कंप्लीट और कॉम्पैक्ट करैक्टर रीडिंग जो है वो बनती है। तो स्टोरी की ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि आप इसका करैक्टर जो है वो रीड करेंगे, आंसर इसका, तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मैं अगर मौका मिला तो आप लोगों को इनके आंसर भी रीड करके बता दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। राइट अ नोट ऑन द करैक्टर ऑफ मिसेस ग्रैंसी इन द स्टोरी द मूविंग फिंगर। अब देखें यहाँ पे मिसेस ग्रैंसी का करैक्टर पूछा है और इसमें ये बात वाजे नहीं की गई कि कौन सी मिसेस ग्रैंसी, फर्स्ट के सेकंड, और अगर कोई मेंशन नहीं की तो फिर आपने दोनों का लिखना है। फर्स्ट का भी करैक्टर लिखना है, फर्स्ट का करैक्टर स्टोरी में ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया गया, जितना है आपने उतना ही लिख देना, ठीक है। और जो दूसरी थी उसका भी आपने करैक्टर लिखना है कि वो कैसी थी, उसकी हैबिट्स कैसी थी, और क्यों उसने जो है वो दूसरों के साथ जो है वो इंटरफेयर किया उनकी लाइफ के अंदर, या अगर उसको उसका अफेयर था क्लेडन के साथ तो उसकी वजह क्या हो सकती है, क्या उसमें जो मिस्टर ग्रैंसी है वो इन्वॉल्व था या वो उसको टाइम नहीं था देता, क्या रीज़न हो सकती है, ये भी कुछ आपने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द करैक्टर ऑफ क्लेडन इन द स्टोरी द मूविंग फिंगर। तो इसमें आपने जो है वो इसके अंदर आपने जो वो करैक्टर लिखना है इसका, क्लेडन का जो उसका दोस्त था, कि वो कैसा है, ठीक है। मेरा ख्याल है स्टोरी पढ़ने के बाद या स्टोरी को जितनी डिस्कशन हुई आपकी समझ में आए क्या होगा, क्लेडन कैसा बंदा जो ज़ाहरी तौर पर जो है वो उसका अपने आप उसको अपना दोस्त जाहिर कर रहा था, लेकिन एक्चुअली जो है वो उसके साथ वो मुखलस नहीं था। मिसेस ग्रैंसी जो उसकी सेकंड वाइफ थी, उसके साथ उसका अफेयर था, पेंटर था, कितनी एज है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई। फिर भी आप इसका जो है वो करैक्टर रीड करेंगे तो मेरा ख्याल है बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लीजिएगा। सर जी, ये ना आपने कहा ना कि क्लाइडन का कैरेक्टर डिसीटफुल है। मैंने जब स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने ये लिखा था ना कि मिस्टर ग्रैंसी ने वक्त के साथ कहा कि पोर्ट्रेट उसकी जवान है और मैं बुरा हो रहा हूँ तो वो अकेला फील करेगी, तो उसमें चेंजेस करने हैं। जी जी, जब उन्होंने क्लाइडन को कहा तो क्लाइडन ने आगे से पहले मना कर दिया, लेकिन ऐसे ही है। बाद में, मान गया था और चेंजेस कर दिए थे। तो जी ठीक है। डिसीटफुल तो ना हुआ ना, उसने अपनी मर्जी के बगैर नहीं, भी। वो इस सेंस में डिसीटफुल नहीं बताया हुआ। इस सेंस में बताया हुआ था कि उसने अपने दोस्त के पास रहते हुए उसकी जो बीवी है उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था और दोस्त को इस बात से उसने बेखबर रखा, दोस्त को इस सेंस में धोखा दिया, इसलिए कहा जाता है कि वो एक डिसीटफुल कैरेक्टर। ठीक है सर। तो उसके बाद डिस्कस थीम्स इन द स्टोरी द मूविंग फिंगर, और इसके अंदर जो है वो आपने स्टोरी के जो है वो थीम्स आपने डिस्कस करने हैं। ये जो आपको मैंने आज जो है वो स्लाइड्स का दिखाई हैं, इसके अंदर जो है वो 3 जो है वो इसके थीम्स हैं। मैं इसको जो है वो एक दफ़ा दोबारा इनके थीम्स को जो है वो रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके मैं बस नाम ही लूँगा अब इनके थीम्स के। एक है एंट्रैपमेंट, इसका पहला थीम, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर आइसोलेशन का थीम, और तीसरा है राइवलरी का थीम, यानी मुखालफत जो उनकी आपस में चाल निकलती। और ये मुखालफत ज़ाहरी नहीं थी, अंदर से बहुत थी, लेकिन ज़ाहरी नज़र नहीं थी आती, इसी सेंस में ज़ाहरी नज़र नहीं थी आती। तो इसी वजह से क्लैडन को जो है वो डिसीटफुल करैक्टर भी कहा गया है कि अगर ऐसा होता तो वो खुद
जानबूझ के ये अल्फाज बोलता तो शायद उसे कोई समझ भी आ जाती, लेकिन इसी वजह से उसे डिसीटफुल करैक्टर भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली 3 जो है वो थीम है इसके, जिनको आपने इसके अंदर डिस्कस करना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री इन द स्टोरी द मूविंग फिंगर, यानी इस स्टोरी के अंदर क्या मिस्ट्री है, क्या अजीबोगरीब पुरस्रार चीज़ें हैं, उसको जो है वो बताना है। तो पुरस्रारियत इसके अंदर जो है वो एक तो ट्राइंगल जो इनकी बन जाती है, ठीक है, रिलेशनशिप है इनके, वो कैसे बिल्ट हो गए इसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। फिर इसकी जो मिस्टर ग्रैंसी है, इसकी डेथ की एक्चुअल रीज़न क्या थी। एक्चुअल रीज़न तो एक सेंस में यह ना कि उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, लेकिन क्यों कर हुई या इसके अंदर क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ उसका नहीं बताया गया, ठीक है। और फिर उसका जो इसका पोर्ट्रेचर था, इसकी जो पोर्ट्रेट थी वो उसका बनाने का क्या मकसद था, क्या पोर्ट्रेट से कोई ज़्यादा मोहब्बत ज़ाहिर होनी है, ठीक है, या वो जो पोर्ट्रेचर था वो ओल्ड एज का क्यों बना दिया या क्यों बनवाना चाहता था वो। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर जो है वो मिस्ट्री हैं जिनके बारे में डिस्कशन नहीं की गई, इसको भी आपने जो है वो इसके अंदर डिस्कस करना है। यही इसके जो 5 क्वेश्चन हैं जी। मिस्ट्री में ये भी तो हो सकता है ना कि मतलब स्टोरी जब हमने पढ़ी है तो हमें ये तो नहीं पता ना कि मिसेस ग्रैंसी भी क्लाइडन को पसंद करती थी या नहीं। बिल्कुल, ये भी मिस्ट्री इसके अंदर है। फिर ये भी मिस्ट्री है इसके अंदर सबसे बड़ी, कि दोनों के नाम ही नहीं बताए, कि उसकी पहली बीवी का नाम नहीं बताया, दूसरी बीवी का नाम नहीं बताया, सिर्फ मिसेस ग्रैंसी लिख दिया। और दूसरी बीवी ने उससे शादी क्यों की, इसकी क्या वजह, कैसे हुई, इसकी रीज़न नहीं बताई इसके अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं स्टोरी के अंदर। प्लीज़ 1 मिनट में ज़रा जी, तो मैंने बताया मैं पढ़ा रहा हूँ तुमसे। जी ठीक है, और कोई क्वेश्चन इस हवाले से अगर आपने पूछना है तो। यही 5 क्वेश्चन हैं जो आम तौर पर डिस्कस हुए हैं आपकी बुक के अंदर। जी मोहम्मद सुल्तान। अच्छा जी, महमूद अहमद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टाइम जो है वो तकरीबन 10-12 मिनट जो है वो पीछे रह गए आज के लेक्चर के। और दूसरा जो मैंने आपको ग्रामर का टॉपिक करवाना था कंपोजिशन का, वो था प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग, अब ये बताइएगा कि प्रेसी राइटिंग आज ही शुरू करवा दूं या कल करना है आप, या नेक्स्ट वीक जब भी आपकी क्लास होगी। अगर कहते हैं तो मैं भी करवा देता हूँ, लेकिन उसकी स्लाइड्स कोई 25-30 के लगभग हैं, 20-25 के लगभग, तो एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं हो पानी उसकी। आपका क्या हाल है, जैसे आप कहते हैं कर लेते। जी मारिया, आप बताएं। सर मंडे को ही करा दें। अच्छा जी, चले ठीक है, फिर इस स्टोरी के जो क्वेश्चन हैं इनको तैयार करें, साथ में आपसे रिव्यू लिया जाएगा और थोड़ा चेक किया जाएगा कि आप लोगों ने कितनी जो है वो प्रेपरेशन की है इस टॉपिक की। और फिर जो है वो वैसे भी आपका कंपोजिशन का काम ज़्यादा नहीं है, एक जो है वो कॉम्प्रीहेंशन करना है, और उसी कॉम्प्रीहेंशन के बाद जो है वो आपने प्रेसी करनी है उसकी। तो दूसरा जो है वो आपके पास ऐसे राइटिंग है, उसका 1-2 लेक्चर या 3 लेक्चर ऐसे राइटिंग पे होंगे। फिर आपको एसेस दिए जाएंगे जो आपने लिख के जो है वो सेंड करने हैं, ताकि उसमें एवेलुएट किया जाए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो उस लिहाज से ज़्यादा काम नहीं है। तो ये स्टोरीज़ वाला काम तो ज़रूर हमने करना ये तो बाजारी बात है, सारी हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी, सर चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।